हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। हमने एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उसमें हमने एक यूनिट स्टार्ट की थी जिसका नाम था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स की एनाटॉमी पढ़ ली थी। अब अगली वीडियो में इस वीडियो में हम हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में। एक तो कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और मायोकार्डियम के बारे में, कार्डियक आउटपुट कितनी होती है हमारी, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को हमारे, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या फिर प्रीलोड क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम या फिर आफ्टर लोड क्या होता है, और कार्डियक साउंड्स कौन कौन से होते हैं हमारे और कैसे जनरेट होती है, कैसे हम उनको सुन सकते हैं, और इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो उससे अब हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है? इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस इन विच देयर इज सिस्टोल एंड डायस्टोल इवेंट्स ऑफ मायोकार्डियम अकर टू प्रोड्यूस स्ट्रोक वॉल्यूम टू फुलफिल मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमने कल जिक्र किया था सिस्टोल एंड डायस्टोल। वो क्या होता है? सिस्टोल तो होता है हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, बीट करता है, मतलब तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब हमारा हार्ट रिलैक्सिंग फेज में होता है तो हम उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो कार्डियक साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है हार्ट का, मतलब हार्ट मेनली मायोकार्डियम लेयर का। किसके लिए? टू प्रोड्यूस स्ट्रोक वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए। और स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो कि हमारे टिश्यूज तक पहुंचता है, एक मतलब एक सिस्टोल एंड डायस्टोल के दौरान हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब आता है वन कार्डियक साइकिल टेक्स 0.8 सेकेंड। जो हमारी कार्डियक साइकिल की लेंथ होती है वो 0.8 सेकेंड होती है। एक कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड्स। ठीक है। अब कार्डियक साइकिल में इवेंट कौन कौन से होते हैं? वन कार्डियक साइकिल हैव फॉलोइंग इवेंट्स। कौन कौन से? एटीएल सिस्टोल होता है जो कि 0.1 सेकंड का होता है, और एटीएल डायस्टोल होता है जो कि हमारा 0.7 सेकंड का होता है। ये तो हुआ ओनली एट्रियल का, मतलब जो हमने जो चैम्बर्स बताए थे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसमें अगर एटीएल सिस्टोल मतलब एटीएल कॉन्टैक्ट हो रहे हैं तो वो 0.1 सेकंड में हो रहे हैं, एंड एटीएल डायस्टोल वो रिलैक्स फेज में जा रहे हो 0.2 सेकंड में, 0.7 सेकंड में वो जा रहे हैं। उसी तरफ दूसरी तरफ है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकंड के लिए है, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो 0.5 सेकंड के लिए। ये हमारी कार्डियक साइकिल की हमने टाइम बताया है, अलग अलग एट्रियल का भी और वेंट्रिकल का भी। लेकिन जब हम हार्ट की कार्डियक साइकिल के बारे में बात करते हैं तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन भी और रिलैक्सेशन भी हम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ही हम हार्ट भी बोल सकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल ही हमारा मेन चैम्बर होता है हार्ट का, जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का सारा प्रोसेस का संभालता है। मतलब हम जब भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल की ही बात करेंगे। उसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम हमने बताया 0.3 सेकंड, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम हमने बताया 0.5 सेकंड। दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज डायस्टोल। अब 0.3 सेकंड होता है वो बिल्कुल करेक्ट 0.3 सेकंड नहीं होता, वो होता है 0.27। तो इसको अप्रोक्स करके हम 0.3 सेकंड बोल देते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट टाइम होता है वो हमारा होता है 0.27, और इसका होता है 0.53 है हमारा डायस्टोल का एक्यूरेट टाइम होता है। ठीक है। तो ये था हमारा टाइम कि भाई किस टाइम में ये सिस्टोल करता है, दैट इज 0.27। अब इसमें अलग अलग फेज बनते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे करता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है? सिस्टोल के दौरान हार्ट क्या करता है? वेंट्रिकल्स पंप्ड आउट द ब्लड। जो वेंट्रिकल्स में जो हमारा ब्लड फिल हो रहा है उसको पंप्ड आउट करता है। ठीक है। अब इसमें पहला फेज आता है आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन, एंड जिसका टाइम पीरियड होता है 0.05 सेकंड, एंड इजेक्शन फेज होता है जो कि होता है हमारा 0.22 सेकंड होता है। तो हमारे 0.27 कंप्लीट हो गए सिस्टोल के, तो ये ऐसे हुए आइसोवोल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 0.05 सेकंड, एंड इजेक्शन फेज इज आवर 0.22 सेकंड हो गए हमारे। तो 0.27 हमारा कंप्लीट सिस्टोल हो गया, वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल का, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब। अब आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज की डिटेल पढ़ते हैं भाई, वो होता क्या है। फेज स्टार्टेड विद क्लोजिंग ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर वाल। ठीक है। ये फेज कब स्टार्ट होता है? जब एट्रोवेंट्रिकुलर वाल होते हैं ना हमारे, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, उनकी क्लोजिंग से ये फेज स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग दिस फेज वेंट्रिकल्स इज क्लोज, चैम्बर फिल्ड विद ब्लड दैट इज 120 ml। मतलब जो इसमें जो वेंट्रिकल्स हैं, चैम्बर हैं, वो हमारे बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं फिल होने के बाद। और फिल कितना होता है हमारा ब्लड एट्रियल से वेंट्रिकल्स में, जो कि होता है हमारा 120 ml।
ठीक है। 120 ml हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है ड्यूरिंग दिस आइसोवोलेमिक, मतलब ये आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, जो कि हमारे 0.05 सेकंड का था। सेमिलुनर वाल विच क्लोज, जैसे हमारे सेमिलुनर वाल थे कौन कौन से, एक तो पल्मोनरी वाल एंड आयोटिक वाल, वो थे हमारे सेमिलुनर वाल, वो भी हमारे क्लोज रहेंगे। एट द एंड सेमिलुनर वाल्स आर ओपन, मतलब जब ये फेज खत्म होगा ना आइसोवोलियम कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद जो हमारे पल्मोनरी वाल एंड जो आयोटिक वाल है वो हमारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला फेज आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल क्लोज होंगे, मतलब क्लोजिंग होंगे, और जो एट्रियम का ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। कितना ब्लड आएगा, 120 ml, ये आप याद रखना 120 ml, ये ही मेन याद करने की बात है इसमें। अब अगला फेज हमारा इजेक्शन फेज। इजेक्शन फेज क्या होता है, ये स्टार्ट विद ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल, ब्लड ऑफ वेंट्रिकल्स इजैकुलेट इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट वेंट्रिकल में क्या कनेक्ट हो रहा था, पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रही थी। एंड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या कनेक्ट हो रहा था, हमारा आयोटा कनेक्ट हो रहा था, जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, उसकी इजेक्टेड वॉल्यूम कितनी होती है हमारी, 70 ml। ठीक है, 70 ml, ये भी हम याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे बाद में काम आएगा समझने के लिए। ये यहाँ पे हमने 120 ml हमने वेंट्रिकल्स में फिल किया, और ये 70 ml इसने वेंट्रिकल से पंप्ड आउट कर दिया इनटू आयोटा टू सप्लाई द बॉडी ऑफ ऑक्सीजनेशन ब्लड। अब 120 ml तो आया था वेंट्रिकल्स में, 70 ml इसने भेज दिया, तो किसने कितना बचा, 50 ml वेंट्रिकल्स में लेफ्ट बच गया हमारा ब्लड। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, 120 ml हमारा ब्लड एट्रियल से वेंट्रिकल्स में आया, एंड जो 70 ml उसमें से इजेक्ट हो गया, तो 50 ml हमारा बच गया। अब डायस्टोल की फेज आती है हमारी, मतलब रिलैक्सेशन की, जो कि होते हैं 0.53 सेकंड की एक्यूरेट। उसका पहला फेज है प्रोटो डायस्टोलिक फेज, जो कि होता है 0.04 सेकंड के लिए। इसका मतलब क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल, जो हमारे पल्मोनरी वाल एंड आयोटिक वाल थे वो क्लोज हो जाएंगे। अगला फेज है आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन फेज, जो कि होता है 0.08 सेकंड्स के लिए। इन दिस फेज बोथ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल एंड सेमिलुनर वाल वर क्लोज, इसमें दोनों मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल और पल्मोनरी वॉल एंड आयोटिक वाल, सभी चारों वाल हमारे क्लोज हो जाएंगे। वेंट्रिकल्स इज इन रिलैक्सेशन फेज, वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ दिस फेज एवी वाल आर ओपन, और इसके फेज के एंड में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल थे हमारे ट्राइकस्पिड वाल एंड बाइकस्पिड वाल वो हमारे ओपन हो जाएंगे। अब तीसरा फेज आता है हमारे इसमें फिलिंग फेज। फिलिंग फेज वेंट्रिकल्स आर फिल्ड, रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, मतलब जो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में हमारे ब्लड फिल हो जाएगा ड्यूरिंग द डायस्टोल में फिलिंग फेज के दौरान। इसमें भी दो फेज होते हैं, रैपिड फिलिंग फेज एंड स्लो फिलिंग फेज। रैपिड फिलिंग फेज होता है हमारा 0.11 सेकंड का, टोटल होता है 0.3 सेकंड का फिलिंग फेज, जिसमें 0.11 इज रैपिड फिलिंग फेज। ऑलमोस्ट 70% ऑफ ब्लड फिल्ड इन द वेंट्रिकल, जिसमें 70% हमारा ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है। एंड स्लो फिलिंग में जो कि 0.19 सेकंड में होता है, जिसमें 20% हमारा ब्लड उसमें फिल हो जाता है वेंट्रिकल्स में। इसका फोर्थ जो हमारा फेज है वो एट्रियल सिस्टोल का, मतलब एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन का। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कोजिज 10%, 70% तो इसमें हो गया रैपिड फिलिंग फेज में, 20% हमारा हो गया स्लो फिलिंग फेज में। जो 70 और 20 90 बच गया 10% हमारा ब्लड, वो वेंट्रिकल्स में एम्प्टी कब होगा, जब हमारा एट्रियल सिस्टोल करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका टाइम पीरियड है 0.11 सेकेंड। ठीक है, तो ये था हमारी कार्डियक साइकिल। क्या क्या थे, दो फेज थे, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल 0.3 सेकंड, डायस्टोल 0.5 सेकंड। सिस्टोल में क्या था, इजेक्शन फेज, जिसमें 120 ml 0.22 सेकंड 0.05 सेकंड के लिए था, जिसमें 120 ml इजेक्ट हो रहा था वेंट्रिकल्स में। अगला फेज था इजेक्शन फेज, जो कि 0.22 सेकंड का था, इसमें 70 ml वेंट्रिकल से एओर्टा में इजेक्ट हो रहा था ब्लड, और 50 ml रेस्ट बच गया था हमारे वेंट्रिकल्स में। डायस्टोल का फेज 0.53 सेकंड का, जिसमें प्रोटो डायस्टोलिक फेज इज 0.04 सेकंड, आइसोवोलियम रिलैक्सेशन फेज इज 0.08 सेकंड, एंड फिलिंग फेज इज 0.3 सेकंड, जिसमें 70% तो रैपिड फिलिंग फेज से ब्लड आ जाएगा, और 20% हमारा स्लो फिलिंग फेज से, और एट्रियल सिस्टोल से हमारा जो रिमेनिंग 10% ब्लड है वो भी हमारा आ जाएगा। तो ये हमारी साइकिल, कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई, मतलब 0.8 सेकंड की, जिसमें 0.3 तो हमारा सिस्टोल था, एंड 0.5 सेकंड हमारा डायस्टोल था। अगर एक्यूरेट बात करें तो 0.27 जो कि अप्रोक्स हो जाएगा 3 के, और 0.53 जो कि अप्रोक्स हो जाएगा 0.5 सेकंड का। ठीक है, तो हमारी कार्डियक साइकिल थी। अब बात आती है हमारी कार्डियक साउंड्स की। भाई हार्ट की कौन कौन सी साउंड होती हैं, वो उसका रीजन क्या होता है हार्ट की साउंड्स का, ड्यू टू क्लोज ऑफ वाल नॉट ओपन।
मतलब ये वाल्व के क्लोज होने की वजह से हमारी ये आवाज़ आती है, ना कि ओपन होने से। 4 साउंड कौन कौन सी हैं? लब, डब, वेंट्रिकुलर गैलोप एंड एट्रियल गैलोप। S1, S2, S3, S4। S1 इज लब, S2 इज डब, S3 इज वेंट्रिकुलर गैलोप एंड S4 इज एट्रियल गैलोप। अब ये भाई किस किस फेज में सुनती हैं और हम कैसे सुन सकते हैं? भाई जो S1 साउंड है, लब साउंड है, वो कब होती है? ये होती है क्लोजिंग ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल। ये कौन कौन से थे? हमारे ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड, उनके क्लोज होने से जो आवाज़ निकलती है वो हमारी लब साउंड होती है, मतलब S1 साउंड होती है। कौन से फेज में? आइसोवॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमारा सिस्टोल का फेज था, पहला फेज, जो कि 0.05 सेकेंड का हमारा फेज था। तो ये और S2 साउंड हमारी डब साउंड होती है। ये किस फेज में होती है? प्रोटोडायस्टोलिक फेज। ये हमारी रिलैक्सेशन फेज की थी एंड ये हमारा फर्स्ट फेज था 0.04 सेकेंड का रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, ये कब होता है? क्लोजिंग ऑफ सेमिनुलर वाल। जब हमारे सेमिनुलर वाल्स कौन कौन से? दैट इज पल्मोनरी वॉल एंड आयोटिक वाल, जब हमारे क्लोज होते हैं तो हमारी डब साउंड आती है, इसको हम S2 भी बोलते हैं। इन दोनों साउंड को हम एस्कल्टेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब S3 साउंड है। S3 साउंड क्या बोल रहे थे हम? वेंट्रिकुलर गैलोप। उसको क्यों, ये कौन सी फेज के दौरान होती है? रैपिड फीलिंग फेज, जो कि हमारी 0.11 सेकेंड की थी, रैपिड फीलिंग फेज, जिसमें 70% ऑफ ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में इजेक्ट हो रहा था। इसको हम फोनोग्राम से सुन सकते हैं। ठीक है, S4 थी हमारी एट्रियल गैलोप। ये कब से सुनाई देती है? कौन सी फेज में? एट्रियल सिस्टोल, मतलब जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मायोकार्डियम। इसको हम टोकोमीटर की हेल्प से सुन सकते हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं। S1, S2, S3, S4, लब, डब, वेंट्रिकुलर गैलोप एंड एट्रियल गैलोप। ये वाल के क्लोज होने से हमारे सुनते हैं। S1 सुनती है हमारी एट्रोवेंट्रिकुलर वाल की क्लोजिंग से, जो कि हमारे वाल होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। और S2 साउंड है वो हमारी क्लोजिंग ऑफ सेमिनुलर वाल्स, दैट इज पल्मोनरी वॉल एंड आयोटिक वॉल, और प्रोटोडायस्टोलिक फेज के दौरान ये हमें सुनाई देती है। S3 साउंड हमारी वेंट्रिकुलर गैलोप साउंड हमारी रैपिड फीलिंग फेज के दौरान हमें सुनाई देती है। एंड S4 साउंड इज आवर एट्रियल गैलोप, जो कि हमें एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमें सुनाई देती है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और इन नोट्स को एक बार पढ़ के देख लेना, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट का कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। इन दिस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर प्रोड्यूस एंड कंडक्टेड विद द वेलोसिटी स्पीड बाई फॉलोइंग वेज। मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे जनरेट होते हैं विद द मायोकार्डियम लेयर, क्योंकि हमने पढ़ा था एनाटॉमी में कि जो हमारी मायोकार्डियम लेयर होती है वो हमारी मेल होती है, मसल लेयर होती है, जिसमें पावर ऑफ ऑटोमेसिटी एंड इम्पल्स जनरेटिविटी की पावर होती है। इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं। कहाँ कहाँ से होते हैं? एस ए नोड से, जिसको साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं। ऐसे नोड से एवी नोड के पास जाएगी, जिसको एट्रोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। फिर बंडल ऑफ हिंज एंड दैट इज आफ्टर, सबसे लास्ट में कहाँ जाती है? परकंजी फाइबर्स पे ये हमारा कंडक्शन सिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं ऐसे नोड। जो हमारा साइनोएट्रियल नोड था, ये कहाँ सिचुएटेड होता है? दिस इज सिचुएटेड इन राइट एट्रियम। ये हमारा राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है। नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट, इसको हम नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब बिल्कुल सरकारी पॉइंट है ये, तो कई बार आ जाता है एग्जाम में। नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इट प्रोड्यूस इम्पल्स एट 6200 बीट पर मिनट। ये इम्पल्स किस स्पीड पे जनरेट करता है? दैट इज 6200 बीट पर मिनट पे ये इम्पल्स को जनरेट करता है, दैट इज एसी नोड। हम इसको साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं और इसको नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। अब अगला आता है हमारा एवी नोड। एवी नोड इसमें सबसे स्लोवेस्ट कंडक्शन होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का। इट इज आल्सो सिचुएटेड नियर एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम इन राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम के में ही सिचुएटेड होता है, नियर द एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जहाँ पे डिवाइड होते हैं वहाँ पे ये एवी नोड प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूस इम्पल्स 40 to 60 बीट पर मिनट। इट स्लोज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब ये सबसे स्लोवेस्ट होता है। अब उसके बाद आता है बंडल ऑफ हिंज। ठीक है, अब इसमें इट इज सिचुएटेड एट द एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम। मेनली वेंट्रिकल्स जो सेप्टम होते हैं ना, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सेप्टम बना हुआ होता है वहाँ पे बंडल ऑफ हिंज प्रेजेंट होते हैं। कैन जनरेट इम्पल्स 20 to 40 बीट पर मिनट। ठीक है, ये 20 से 40 बीट पर मिनट की इम्पल्स जनरेट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा परकंजी फाइबर। इट इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो हमारे वेंट्रिकल्स के सरफेस होते हैं वहाँ पर परकंजी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट कंडक्शन सिस्टम। ये सबसे फास्टेस्ट कंडक्शन सिस्टम होता है। इट जनरेट 20 से 40 बीट पर मिनट तक ये जनरेट करता है। ठीक है,
अब क्या क्या था, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज एंड परकंजी फाइबर। एसए नोड हमारा नेचुरल पेस मेकर, एवी नोड हमारा सबसे स्लोवेस्ट एंड परकंजी फाइबर हमारा सबसे फास्टेस्ट। इसमें एसए नोड में 60 से 100 बीट पर मिनट एंड एवी नोड में 40 से 60 बीट पर मिनट एंड बंडल ऑफ हिंज में 20 से 40 बीट पर मिनट एंड परकंजी फाइबर में 20 से 40 बीट पर मिनट। अब हम एट्रियल सिस्टोल को क्या क्या बोल रहे थे, एट्रियल सिस्टोल को हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे थे, ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। उसमें अब एक वर्ड और ऐड हो गया, उसको हम बोलते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन। ये याद रखें, मतलब जो हमारा वर्ड है डिपोलराइजेशन, सिस्टोल एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये तीनों एक ही बात है। और इससे एट्रियल, जब एट्रियल हमारा सिस्टोल होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर डिपोलराइज होगा तो उसमें ईसीजी में हमारी पी वेव फॉर्म होगी। अगर वेंट्रिकुलर डिपोलराइज का मतलब क्या बताया, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब हमारी क्यूआरएस वेव बनेगी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, डायस्टोल एंड रिलैक्सेशन तीनों एक ही बात है, इसमें टी वेव बनती है हमारी। डिपोलराइजेशन में पॉजिटिव चार्ज एंड रिपोलराइजेशन में हमारा नेगेटिव चार्ज। एक बार फिर से बताते हैं, जो हमारा डिपोलराइजेशन का मतलब, हमारे सिस्टोल का मतलब और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सेम होता है। और इसमें कौन सी वेव फॉर्म होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, होती है पी वेव फॉर्म। अब आती है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन वही सिस्टोल एंड कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारे ईसीजी में क्यूआरएस वेव फॉर्म होती है। और अब आती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। रिपोलराइजेशन को हम डायस्टोल भी बोलते हैं एंड रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। अगर वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो हमारे ईसीजी में टी वेव फॉर्म होगी, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेना आप इसको। अब आती है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। भाई स्ट्रोक वॉल्यूम होती क्या है, जो हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोल रहे थे वो होती क्या है। इसको लोड वॉल्यूम बोलते हैं। 1 बीट 1 कार्डियक साइकिल, सिंगल पंप 1 स्ट्रोक, ये इसके अलग अलग नाम है, मतलब इसको कुछ भी बोल सकते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को या तो 1 बीट बोल सकते हैं, 1 कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं, लोड वॉल्यूम बोल सकते हैं, सिंगल पंप या फिर 1 स्ट्रोक बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 स्ट्रोक इजेक्टेड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 70 ml, जो कि हमारी 70 ml होता है। 0.8 सेकंड में कितना ब्लड हमारा निकल रहा था, 70 ml। मतलब कैसे ये हो रहा, कैसे बताते हैं इसको, भाई 120 था जो वेंट्रिकल्स में आया, जिसमें से 70 इजेक्ट हुआ। इजेक्ट तो हमारा 70 हुआ था ना, तो 70 ही हमारा ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। मतलब अब जब हार्ट ने एक बीट किया, भाई सिस्टोल भी किया एंड डायस्टोल भी किया, उसमें कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट हुआ, दैट इज 70 ml आयोटा मेरे पल्मोनरी आर्टरी में, तो हमारी 70 ml है वो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम हो गई, ठीक है। अब हार्ट बीट अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 0.8 सेकेंड की एक साइकिल होती है हमारी कार्डियक साइकिल, तो 75 बीट पर मिनट हमारी बीट्स हो गई, ठीक है। और अगर कार्डियक आउटपुट हम निकालना चाहिए, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है हमारा ये स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम थी हमारी 70 एंड हार्ट रेट थी हमारी 75, जो कि हमारा 550 ml, जिसको हम अप्रोक्स 5 लीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को हम मिनट वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब मिनट वॉल्यूम कैसे बोलते हैं भाई, मिनट का मतलब होगी 1 मिनट, वॉल्यूम भाई कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट हुआ है। 1 मिनट में जितना ml अमाउंट हमारा ब्लड इजेक्ट होगा उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, जो भाई 0.8 सेकंड में एक बार जितना ब्लड निकल रहा था उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। वो कितनी थी हमारी 70 ml। 1 मिनट में 60 सेकंड तो 75 बीट्स पर मिनट हमारी बीट्स हो गई। कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम को हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि अप्रोक्स हमारी 5 लीटर आ जाएगी हमारी कार्डियक आउटपुट। तो हमारी कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, दैट इज 5 लीटर, ठीक है। ये था हमारा कार्डियक आउटपुट का कंसेप्ट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम का कंसेप्ट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम 0.8 सेकंड में जितना ब्लड पंप होगा उतना, दैट इज 70 ml। अब उसके बाद आती है प्री एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या फिर प्रीलोड। इसे मतलब इसको क्या बोलते हैं, द वॉल्यूम दैट इज प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल और बिफोर इजेक्शन और लोड इनटू द अयोटा। मतलब जो हमने पढ़ा कि भाई एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड लेफ्ट बच रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में एट द एंड ऑफ डायस्टोल, मतलब जब हार्ट रिलैक्सिंग कंडीशन में है तो वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड बच रहा है वो हमारा एंडाइस्टोलिक वॉल्यूम हो गया भाई। अब बिफोर इजेक्शन लोड, मतलब भाई अयोटा में लोड होने से पहले हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना ब्लड बच रहा है, सिंपली ये पूछा गया है एंडाइस्टोलिक वॉल्यूम में। तो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आया था, कितना आया था 120 ml।
अब आयोटा में पंप हुआ नहीं है तो कितना बचा, 120 ही बचा ना। तो ये हमारी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गई हमारी 120 ml, दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब डायस्टोल के बाद, एट द एंड ऑफ डायस्टोल, डायस्टोल के बाद जब हार्ट रिलैक्स हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना ब्लड बचेगा जब तक कि वो आयोटा में ब्लड को ना भेज दे। तो हमारा बचा 120 ml। अब बात आती है हमारी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड। इसका क्या मतलब है, द वॉल्यूम दैट इज रिमेनिंग इन द वेंट्रिकल्स आफ्टर द लोड और एट द एंड ऑफ सिस्टोल इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और आफ्टर लोड। मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आया 120 ml, 120 ml एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ गया। अब भाई कितना हम इजेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम थी हमारी 70 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 70 ml। ठीक है भाई, 120 ml हमारा आया, 70 ml इजेक्ट कर दिया, कितना बचा हमारा 50 ml। ये हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था। इसका मतलब क्या है भाई, जब हार्ट ने सिस्टोल किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हार्ट, तो 120 ml था हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कितना स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर गया, मतलब एओर्टा में कितना ब्लड गया, ये हमने बताया था 70 ml, तो बचा कितना 50 ml। अब वो बात जो हमने वहाँ पे लिखी थी वो अभी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे ये हमने समझाया था भाई, जो हमारी जो कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा था भाई, सिस्टोल के दौरान 120 ml ब्लड इजेक्ट हुआ हमारे किस में, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में 120 ml इजेक्ट हुआ। अब इजेक्शन फेज में जो 7 कितना ml हमारा ब्लड इजेक्ट हो रहा था, दैट इज 70 ml, सॉरी, तो पीछे कितना बचा हमारा 50 ml। 120 हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आया एंड 70 ml हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम में चला गया, तो कितना बचा हमारा 50 ml। तो यही था हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम या फिर आफ्टर लोड। तो ये कंसेप्ट ये है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का कंसेप्ट एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का कंसेप्ट। अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा, आराम से वीडियो देख लेना। एंड नोट्स आपको इसको टेलीग्राम चैनल पे इसके मिल जाएंगे इस पीडीएफ के, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज 120 ml एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज आवर 50 ml, जिसको हम आफ्टर लोड भी बोलते हैं। 50 ml कैसे बचा ये भी आपको बता दिया। 120 ml इजेक्ट हुआ था जिसमें 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 50 ml हमारा बच गया। अब बात आती है हार्ट रेट की। ठीक है, हार्ट रेट क्या होती है, ठीक, द नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट इज नोन एज हार्ट रेट। हम जो जितनी भी कितनी थी कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकंड की हमारी कार्डियक आउटपुट थी, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे, 60 सेकंड होते हैं। देन 0.8 सेकंड की हमारी एक थी, तो टोटल कितनी बीट आ जाती है हमारी, 75 बीट पर आ जाती है। नॉर्मल हम 72 टू 78 हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। इसकी रेंज मेनली 60 टू 100 बीट पर मिनट होती है। 60 से नीचे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, मतलब जिसको हम डिक्रीज हार्ट रेट बोलते हैं, एंड 100 से ऊपर हम इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, मतलब इंक्रीज हार्ट रेट। ये हो गया हमारा हार्ट रेट कंसेप्ट। मतलब जितनी भी कार्डियक साइकिल हमारी एक मिनट में होंगी उतनी हमारी हार्ट बीट होंगी। 0.8 सेकंड हमारी एक कार्डियक साइकिल होती है। देन 75 इज आवर बीट्स। इससे ही हम स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट को करके हम कार्डियक आउटपुट कर रहे थे, जो कि हमारी अबाउट 5 लीटर आई थी। अब बात आती है ब्लड प्रेशर की। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज द प्रेशर प्रेजेंट इन आर्टेरियल सिस्टम विच इज मेड अप बाय द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल। ये ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हमारे आर्टरीज, मतलब आर्टेरियल सिस्टम, मतलब हमारे जो आर्टरीज में जो प्रेशर मेंटेन होता है किसके द्वारा, हार्ट और ब्लड वेसल्स के द्वारा। कब कब, ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा उसके दौरान जो हमारे आर्टेरियल सिस्टम में जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है। आर्टेरियल सिस्टम में प्रेशर ड्यू टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द contraction and relaxation of the heart. The pressure during systole is known as systolic blood pressure, that is 120 mm of Hg. It always depend on volume. जो हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है इसकी नॉर्मल होता है 120 टू 80 mm ऑफ Hg, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अब जो हमारा 120 होता है वो कौन सा होता है, 120 हमारा होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि हमारा ड्यूरिंग द सिस्टोल होता है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये हमारा वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप ले सकते हो भाई, सिस्टोलिक बीपी किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो हमारा होता है वॉल्यूम के ऊपर। द प्रेशर ड्यूरिंग द डायस्टोल इज नोन एज डायस्टोलिक बीपी। नॉर्मल इज 80 mm ऑफ Hg। मेल डिपेंड और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है। जो जब हमारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है वो तब हम जो बीपी नापते हैं वो होता है हमारा डायस्टोलिक बीपी, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होता है 80 mm ऑफ Hg। ये किस पर डिपेंड होता है, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है।
बीपी इज मेजर्ड बाय टू मेथड। कौन कौन सी दो मेथड है? नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव मेथड। नॉन इन्वेजिव तो है हमारा स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। ये इन्वेजिव बीपी हमारा होता है हमारा आर्टियर लाइन से हम मेजर करते हैं बीपी को, नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव। अब बात आती है हमारी इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाई एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंटू 100। स्ट्रोक वॉल्यूम थी हमारी 70, 120 थी हमारी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंटू 100, जो कि हमारा हो गया 58%। नॉर्मल हमारा होता है 55 to 60%। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ये इसका रिलेशन होता है, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमें याद करना है, जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंटू 100, दैट इज 70 बाई 120 इंटू 100। वो हमारा आंसर आ जाएगा 58, जिसकी नॉर्मल वैल्यू हम इजेक्शन फ्रैक्शन की नॉर्मल वैल्यू मानते हैं 55 to 60%। अब बात आती है हमारी मीन आर्टियल प्रेशर। वो क्या होता है? इसका भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज क्या क्या होता है? 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाई 3। मतलब जैसे ये हो गया 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी हमारा 80, सिस्टोलिक बीपी हमारा 120 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा 93.3 इज आवर मीन आर्टियल प्रेशर। ये फॉर्मूला याद करना है, मतलब याद करने की चीज़ है। 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आंसर आता है 93.33 mm/Hg। अब पल्स प्रेशर की बात आती है। भाई पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर का फॉर्मूला है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, दैट इज 120 माइनस 80, दैट इज 40 mm/Hg इज आवर पल्स प्रेशर। ये नॉर्मल होता है, दैट इज नॉर्मल पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, दैट इज 40 mm/Hg। अब पल्स डेफिसिट क्या होता है भाई? पल्स डेफिसिट का फॉर्मूला है एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स। नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 0। जब जैसे हार्ट रेट है हमारी 75, तो हार्ट रेट 75 है तो हमारी रेडियल पल्स भी 75 ही होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मल वैल्यू पल्स डेफिसिट कितनी है हमारी? 0। 75 माइनस 75 इज 0। लेकिन किसी किसी कंडीशन में एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में फर्क आ जाता है। मान लो एपिकल पल्स को हार्ट रेट या फिर जैसे 75 हो, एंड जो हमारी रेडियल पल्स है वो अराउंड आ रही है आपकी 70, तो हमारी पल्स डेफिसिट कितनी होगी? 75 माइनस 70 इज इक्वल टू 5 हमारी पल्स डेफिसिट आ गई, क्योंकि जो एपिकल पल्स है वो तो हमारी थी 75 बीट पर मिनट एंड हमारी रेडियल पल्स थी 70 बीट पर मिनट, जिससे हमारी पल्स डेफिसिट आ गई 5। लेकिन ये नॉर्मली 0 ही होती है, क्योंकि जितनी हार्ट रेट होती है उतनी ही हमारी रेडियल पल्स भी होती हैं, दैट इज 0 पल्स डेफिसिट। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये जैसे डाइक्रोटिक पल्स हो जाना एनीमिया के केस में एंड एओर्टिक रिगर्जिटेशन के केस में, इन सभी केसेस में पल्स डेफिसिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। भाई कार्डियक आउटपुट को और ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं, ये अब आता है ये कंसेप्ट। अब सेंट्रल एंड पेरिफेरल फैक्टर, दो फैक्टर हमारे सेंट्रल फैक्टर एंड पेरिफेरल फैक्टर। सबसे पहले सेंट्रल फैक्टर। सेंट्रल फैक्टर में बीपी इज मेनली अफेक्टेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो किस किस से अफेक्ट होता है? एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि हमारी थी 70 ml एंड कार्डियक आउटपुट जो कि हमारी थी 5 लीटर। ये कैसे इफेक्ट होता है? अगर ब्लड मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो हमारा बीपी भी बढ़ेगा, अगर हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो हमारा बीपी भी बढ़ेगा। इनके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किस किस के साथ? स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट के साथ हमारा बीपी बढ़ेगा, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारे सेंट्रल होते हैं। उसके बाद हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये बात चल रही है हमारी बीपी की बात चल रही है, ये बीपी में ही सेंट्रल एंड पेरिफेरल। बीपी कब कब बढ़ता है? अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस में अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो बीपी भी इंक्रीज होगी। यही रीजन है कि ओल्ड एज में बीपी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो बीपी भी डिक्रीज होगी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया बीपी का कंसेप्ट, ब्लड प्रेशर का कंसेप्ट, कि भाई एक तो सेंट्रल था एक पेरिफेरल था। सेंट्रल में क्या क्या था? अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगी। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस था, उसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी तो बीपी बढ़ा, जो कि ओल्ड एज में बढ़ रहा है। एंड अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो बीपी भी डिक्रीज होगा। अब बात आती है कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट का रिलेशन कैसे होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ, हार्ट रेट के साथ, पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ,
ब्लड विस्कोसिटी के साथ वेजोडाइलेशन, वेजोकंस्ट्रिक्शन, इनके साथ कार्डियक आउटपुट का क्या रिलेशन होता है। अब सीधी सी बात, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जो कि हमारा 70 ml था, उसको हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ही बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हार्ट रेट अगर बढ़ रही है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। ऐसे ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ऐसे ही ब्लड विस्कोसिटी भी। अगर ब्लड गाढ़ा होगा, मान लो ब्लड विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो कार्डियक आउटपुट कम होगी, सीधी सी बात है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेजोडाइलेशन, अगर वेसल्स हैं हमारी, ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेटेड हैं, तो ज़्यादा ब्लड पंप आउट होगा, जिसकी वजह से ये कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डियक आउटपुट से। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन मतलब अगर जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई तो कैसे, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड इजेक्ट हो पाएगा, तो हमारी कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन से हैं, एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक वेजोडाइलेशन भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी हमारे सभी फैक्टर्स कार्डियक आउटपुट के रिलेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज हार्ट रेट भी इनवर्सली, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी, ब्लड विस्कोसिटी भी, एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एज ए रिलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये हमारा कार्डियक आउटपुट का कंसेप्ट होगा। पहले हमने बीपी का पढ़ा, अब कार्डियक आउटपुट का। अब कंडीशन अफेक्ट इन बीपी, बीपी को कौन कौन सी कंडीशन अफेक्ट करती हैं। पहले फिजियोलॉजिकल जो कि नॉर्मल होती हैं, एंड दूसरी आती है हमारी पैथोलॉजिकल जो कि डिजीज कंडीशन की वजह से होती हैं। भाई कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन, पैथोलॉजिकल को अबनॉर्मल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं पहले भाई। बीपी किस किस में बढ़ता है और किस किस में डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है स्लीप से, और एक दो पॉइंट्स और आ सकते हैं, मतलब इसमें भाई बीपी डिक्रीज हो सकता है उसमें। एक तो इंक्रीज होने में एक तो एज, वॉल्यूम, एक्सरसाइज एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये थे हमारे भाई नॉर्मली क्यों बीपी हमारा इंक्रीज हो जाता है। पैथोलॉजिकल में भाई किस किस कंडीशन में जो कि अब नॉर्मल होते हैं बीपी बढ़ता कब है, न्यूरोसिस की कंडीशन हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, किडनी डिजीज हो किसी पेशेंट को, किसी को गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन हो सकती है, या फिर कोई कार्डियक की पैथोलॉजी, कोई भी कार्डियक कोई भी डिजीज कंडीशन हो, उसकी वजह से भी पैथोलॉजिकल हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हाइपोटेंशन कब होगा, बीपी डिक्रीज कब होगा, डिहाइड्रेशन के केस में, शोक के केस में, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में, या फिर हाइपोवोलेमिया के केस में बीपी डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पैथोलॉजिकल के टाइप्स थे भाई। पैथोलॉजिकल कैसे कैसे अब नॉर्मली बीपी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, उससे पहले पढ़ा हमने नॉर्मली कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। अब मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग बीपी, भाई ये कौन सा मैकेनिज्म होता है जो जिससे बीपी को हम कंट्रोल करते हैं। एक तो होता है हमारा शॉर्ट टर्म का, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में हमारा होता है न्यूरोनल एंड लॉन्ग टर्म में होता है हमारा एंडोक्राइनल। सबसे पहले पढ़ते हैं हम शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में कैसे, एक तो वेजोडाइलेशन का कंसेप्ट एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट। वेजोडाइलेशन होगा तो बीपी डिक्रीज ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि भाई बॉडी को रिलैक्स करना, वेसल्स को डायलेट करना। अब ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा एंड बीपी डिक्रीज हमारा हो जाएगा। In case of the activation of sympathetic nervous system, our vessels are constrict. That's the reason the BP is increased due to activation of sympathetic nervous system, जिसमें ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस में बीपी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन। बीपी रेगुलेशन किससे होता है, बाय द हेल्प ऑफ बैरो रिसेप्टर्स, जो कि ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के लिए काम करते हैं, बैरो रिसेप्टर्स। इसमें ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के टाइप होते हैं ये, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बीपी को डिक्रीज कर रहा था बाय द हेल्प ऑफ वेजोडाइलेशन, एंड द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प इन वेजोकंस्ट्रिक्शन दैट लीड्स टू बीपी इंक्रीज, दैट इज हाइपरटेंशन। अब लॉन्ग टर्म था एंडोक्राइनोलॉजी, वो एंडोक्राइनल वो कैसे था, उसमें आता है हमारा एक रास सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट बनता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, रास सिस्टम। इसमें से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। रास सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब एक एक वर्ड को डिकोड करते हैं, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब किडनी से रिलीज हुआ हमारा रेनिन, एंड लीवर से रिलीज हुआ हमारा एंजियोटेंसिनोजन, एंड लंग्स से रिलीज हुआ हमारा ACE, जो कि होता है
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और एड्रेनल ग्लैंड से हमारा रिलीज हुआ एल्डोस्टेरोन। तो हमारे जो भी वर्ड्स थे, रेनिन, रेनिन हुआ किडनी से रिलीज, एंजियोटेंसिनोजन हुआ हमारे लीवर से रिलीज, एंड लंग से रिलीज हुआ हमारा एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, और एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हुआ हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अभी कैसे वर्क करता है, एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से रिलीज हो रहा था, लीवर से, ये लीवर से रिलीज हुआ, लीवर से रिलीज हुआ, रेनिन ने इसके ऊपर एक्ट किया, 21 में कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन, फर्स्ट में ये कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिनोजन विद द हेल्प ऑफ रेनिन। अब एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट से सेकेंड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एसीई। एसीई किसे कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जो कि हमारे लंग्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ये अब दो काम करेगा, एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, बीपी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक करेगा स्टूमुलेट एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड को स्टूमुलेट करेगा, मतलब एड्रेनल कोर्टेक्स पार्ट को ही स्टूमुलेट करेगा मेनली। एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रेनल कोर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। मेडुला से एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, एंड कोर्टेक्स पार्ट से साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरल कोर्टिकोइड्स एंड सेक्स कोर्टिकोइड्स। तो ये एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करेगा, जिससे सोल्ट हार्मोन रिलीज होगा। सोल्ट हार्मोन कौन सा, मिनरल कोर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब अल्डोस्टेरोन। जिससे अल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है। जब सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा तो इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट लीड्स टू इंक्रीज बीपी। इससे बीपी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कैसे कैसे हुआ, एंजियोटेंसिनोजन था, किससे सीक्रेट हुआ हमारा लीवर से, इसके ऊपर एक्ट किया रेनिन ने, ठीक है। रेनिन ने इसको एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ठीक है। एंड फिर होगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट हुआ हमारा एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एसीई, जो कि लंग्स के द्वारा सीक्रेट हो रहा था। एसी की फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, हमारे लंग्स के द्वारा सीक्रेट हुआ। जो उसके बाद जो एंजियोटेंसिन सेकेंड बना, उसके दो काम हो गए, एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन, मतलब वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमने पहले भी ब्लड प्रेशर का रिलेशन पढ़ा था भाई, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या काम करेगा, जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगा, मेनली कौन से पार्ट को, कोर्टेक्स पार्ट को, जिसकी वजह से साल्ट हार्मोन, मतलब मिनरल कोर्टिकोइड्स हार्मोन है वो हमारा सीक्रेट होगा मेनली, जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन हार्मोन। उसका क्या काम होता है अल्डोस्टेरोन हार्मोन का, ये हमारे सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, जो कि एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करेगा, जिससे बॉडी में वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण बीपी हमारा बढ़ जाएगा। ये जो हमारा एल्डोस्टेरोन होता है ये मेनली डीसीटी के ऊपर काम करता है, हमारा नेफ्रॉन पार्ट के ऊपर, नेफ्रॉन डीसीटी, ठीक है। रेनिन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट, वो सेकेंड में कन्वर्ट हुआ, सेकेंड ने वेजो कंस्ट्रिक्शन किया, बीपी इंक्रीज कर दिया। दूसरे टाइप कैसे करा बीपी इंक्रीज, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ, उसने सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया, जिससे बॉडी में वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ने से बीपी बढ़ गया। लेकिन अगर किसी में बीपी घटाना हो तो क्या करेंगे, उसमें व्हेन क्लाइंट हैव हाइपरटेंशन, सोडियम इंक्रीज, हाइपरवोलेमिया एंड पोटेशियम इज डिक्रीज, तो उसमें क्या करेंगे, हार्ट क्या सीक्रेट करेगा, बीएनपी, हार्ट बीएनपी सीक्रेट करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बीटा नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स, जो कि क्या करता है, सोडियम वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देगा, तो डिक्रीज वॉल्यूम हो जाएगी हमारे शरीर में। डिक्रीज वॉल्यूम होगी तो डिक्रीज बीपी हो जाएगा हमारा, पोटेशियम को रिटेन कर देगा। मतलब एक तो कंडीशन थी कि बीपी लो है उसका, किसी भी कंडीशन का हम पेशेंट का, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें तो रेनिन वो हमारा लग गया रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिससे हमारा बीपी बढ़ गया। कैसे कैसे, हाइपरवोलेमिया से और वेजोकंस्ट्रिक्शन से। अब बात आती है अगर किसी पेशेंट में बीपी बढ़ रहा है, सोडियम ज़्यादा है, हाइपरवोलेमिया का केस है, और हाइपोकैलीमिया का केस है, मतलब पोटेशियम डिक्रीज है, तो क्या करेगा, हार्ट सीक्रेट करेगा बीएनपी, बीटा नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जो कि सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट आउट करेगा और पोटेशियम को रिटेन करेगा, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी और बीपी डिक्रीज हो जाएगा हमारा। उसके बाद आता हमारा एडीएस मैकेनिज्म, ये भी हमारा एंडोक्राइन का ही पार्ट है, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करता है हमारा।
ठीक है। ये जैसे ये लिख रहा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करता है। क्या काम करता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स दैट इज इंक्रीज वॉल्यूम एंड इंक्रीज बीपी। मान लो अगर किसी का बीपी डिक्रीज है तो उसमें क्या होगा, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो हमारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट आउट करेगा और वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी में वॉल्यूम बढ़ेगा वाटर का, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी है। किसकी? फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट हमने पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो कार्डियक साइकिल जो कि हमारी 0.8 सेकेंड की थी, इसमें हमने फेज बता दिए, सिस्टोल के, डायस्टोल के। सिस्टोल के भी सब फेज एंड डायस्टोल के भी अलग से फेज, स्पी की अलग अलग पर्टिकुलर टाइमिंग बता दी। उसके बाद हमने कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ा, जिसमें एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज एंड परकंजी फाइबर्स। मायोकार्डियम के बाद पढ़ा मतलब कंडक्शन सिस्टम होता है। कार्डियक आउटपुट पड़ी जो कि हमारी 5 लीटर होती है। कैसे निकालते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा भाई, ब्लड प्रेशर के फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में पढ़ा भाई, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और बीपी कैसे मेंटेन किया जाता है। जिसमें एक तो शॉर्ट टर्म था जो हमारा एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसके 2 पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उन वो जो मेंटेन कर रहे थे। और रास सिस्टम के बारे में पढ़ा। स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ा जो कि हमारा 70 ml होता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या फिर प्रीलोड जो हमारा 120 ml होता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम या फिर आफ्टरलोड जो कि हमारा 50 ml होता है। कार्डियक साउंड के बारे में पढ़ा जो कि S1, S2, S3, S4 मतलब लब, डब, वेंट्रिकुलर गैलोप एंड एट्रियल गैलोप ये होती हैं। और इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा जो कि हमारे 58% हमारी नॉर्मल होती है। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाई एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। ये हमारी इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमने पल्स प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, वो होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। मीन आर्टेरियल प्रेशर के बारे में पढ़ा, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक डिवाइडेड बाई 3, जो कि 93.33 mm ऑफ Hg हमारा नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है। पल्स डेफिसिट के बारे में पढ़ा। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, जिसमें हम मेनली हमारा टॉपिक था कार्डियक साइकिल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने आज डील किया है। थैंक यू। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इन सभी नोट्स की। आप नोट से भी पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को भी मतलब रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि आप इस टॉपिक को आराम से समझ सकें, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा बार बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।